हेलो एवरीवन। आज इस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के पार्ट 2 वीडियो में हम 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने 2 टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 2 विषयों पर बात की थी। आज हम उससे आगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के 3 टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये जो बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में किस चीज का ट्रांसफर होता है, अधिगम स्थानांतरण में किसका स्थानांतरण होता है, इस पर बात करेंगे। और अधिगम स्थानांतरण में मनोवैज्ञानिकों की रुचि हमेशा से ही रही है और मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग किए हैं और अपने प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने अपने अलग अलग जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों की बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि अंतरण की दशाएं क्या है, इस सिद्धांतों से क्या निकल के आता है कि किस कंडीशन में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। और तीसरी बात करेंगे टीचर का क्या रोल है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, शिक्षा में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बात करेंगे। हम अपनी बात स्टार्ट करें इससे पहले हम अपने व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहते हैं, जो हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग कुछ सीख सके, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग अपना स्नेह और अपना जो हमारे साथ जुड़ने का क्रम है इसको जारी रखिएगा और इसी तरह से मैं प्रयास करता रहूंगा कि आपको कुछ नया और लगातार कुछ देता रहूं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहली जो सिद्धांत है वो अधिगम स्थानांतरण में मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, इसका मतलब है फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड। और ये सिद्धांत ये कहता है कि स्थानांतरण मानसिक शक्तियों का होता है। जैसे हमारी स्मृति शक्ति है, तर्क शक्ति है, चिंतन शक्ति है, कल्पना शक्ति, जो मानसिक शक्तियां हैं। और किसी विषय के द्वारा यदि किसी कौशल के द्वारा उस मानसिक शक्ति का विकास कर दिया जाता है तो दूसरे विषय या कौशल को सीखने में उसी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति नया ज्ञान कार्य कौशल सीखता है। जैसे गणित से तर्क शक्ति का विकास होता है, तो एक बार तर्क शक्ति विकसित हो गई गणित विषय के अध्ययन से, तो उस तर्क शक्ति की सहायता से कुछ नया सीखने में सहायता मिलती है। विज्ञान से निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और विज्ञान विषय से निरीक्षण शक्ति विकसित हो गई तो अन्य किसी विषय को सीखने में निरीक्षण शक्ति स्थानांतरित होगी। साहित्य पढ़ने से कल्पना शक्ति डेवलप होती है, तो कल्पना शक्ति जब विकसित हो गई तो किसी अन्य विषय को सीखने में, अन्य कार्य कौशल को सीखने में उस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ स्थानांतरण विषय वस्तु का नहीं हो रहा है, यहाँ स्थानांतरण मानसिक शक्ति का हो रहा है, जो किसी ज्ञान को सीखते समय होती है, जो किसी कार्य कौशल आदत को सीखते समय डेवलप होती है, उसी का ही स्थानांतरण दूसरी परिस्थिति में होता है। और ये पहला सिद्धांत था, लेकिन ये सिद्धांत का खंडन किया गया। विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक आदि ने मानसिक शक्ति सिद्धांत को ठीक नहीं माना। इसकी आलोचना 2 आधारों पर की गई। पहली आलोचना इस आधार पे कही गई कि इस सिद्धांत ने ये माना था कि सभी मानसिक शक्तियां अलग अलग होती हैं और इसको आधुनिक मनोवैज्ञानिक नहीं मानते कि मानसिक शक्तियां एक अलग अलग हैं। मानसिक शक्तियां एक हैं, संगठित रूप से काम करती हैं। किसी कार्य में सभी मानसिक शक्ति क्रियाशील होती हैं, तो किस कार्य से कौन सी मानसिक शक्ति डेवलप हो रही है, इसके आधार पर किसका स्थानांतरण होगा ये पता लगाना कठिन है। तो इसके आलोचना का एक आधार तो ये रहा। दूसरा, विलियम जेम्स ने एक प्रयोग किया। उसने स्मृति शक्ति के स्थानांतरण को देखने के लिए उसने याद किया। स्मृति शक्ति के संदर्भ में उसने विक्टर ह्यूगो की सैटायर नामक काव्य ग्रंथ की 158 पंक्तियों को याद करने में 32 मिनट का समय लगाया। फिर उसने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक की 38 पंक्तियों को लगातार 20 मिनट याद करने का अभ्यास किया और उसके बाद फिर एक बार विक्टर ह्यूगो की
158 आगे की पंक्तियों को याद किया और उसने देखा कि अगली बार 158 पंक्तियों को याद करने में उसे 52 मिनट का समय लगा। तो इस आधार पर विलियम जेम्स ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि स्मृति शक्ति का अगर अभ्यास किया गया तो दोबारा अभी स्मृति का प्रयोग स्थानांतरण हुआ या किसी चीज को याद करने में कम समय लगा, ऐसा प्रयोग में नहीं पाया गया। तो औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत इस आधार पर खंडित हो जाता है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है सीखना सीखने का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस तरह से है कि व्यक्ति जब कोई चीज एक बार सीख लेता है, कोई नई चीज सीखता है, तो लगातार उस कार्य को करने के फलस्वरूप व्यक्ति उस तरह के कार्य करना सीख लेता है। जैसे कोई घड़ी मैकेनिक है, उसने एक बार घड़ी बनाना सीख लिया है और जब वो काम के दौरान उसके पास नए नए मॉडल्स आते हैं, नई नई घड़ियां आती हैं, तो वो जो घड़ी की कार्य विधि है उस आधार पर वो घड़ी को बना लेता है। इसी तरह से मोटर मैकेनिक है, वो एक बार मोटर गाड़ी बनाना सीखता है और फिर मोटर गाड़ियों में नए नए मॉडल्स और तमाम चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो उस कार्य को करना कर लेता है। तो धीमे धीमे लगातार करते रहने से किसी कार्य को व्यक्ति उस कार्य करने में उसे आसानी रहती है। तो ये सिद्धांत इस बात को कहता है कि सीखते रहने से, करते रहने से व्यक्ति उस कार्य को आगे भी कर लेता है। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के तीसरे सिद्धांत की, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि जब दो विषयों और कौशलों में के तत्व समान होते हैं तब स्थानांतरण होता है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा में समान तत्व हैं, उनके व्याकरण में समानता है। तो हिंदी यदि व्यक्ति सीख चुका है और संस्कृत भाषा सीख रहा है तो उसे सीखने में सहायता मिलेगी और हिंदी के ज्ञान का जो विषय वस्तु की समानता है उसका स्थानांतरण करके वो संस्कृत विषय को सीख लेगा। जबकि हिंदी और लैटिन में विषय वस्तु में समानता नहीं है, हिंदी वो सीख चुका है, लैटिन भाषा सीखने में उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानांतरण विषय वस्तु कौशल में विषय वस्तु के जो तत्व होंगे, कौशल के जो तत्व होंगे, उनका स्थानांतरण होगा और समानता जितनी अधिक होगी स्थानांतरण उतना अधिक होगा। जैसे साइकिल चलाने के कौशल का प्रयोग हम मोटरसाइकिल चलाने में करते हैं, तो साइकिल और मोटरसाइकिल में समानता है चलाने में, तो वहां पर अधिगम स्थानांतरण होगा। कार और ट्रक चलाने में समानता है, वहां स्थानांतरण होगा। भूगोल विषय के ज्ञान का अध्ययन का प्रयोग हम इतिहास विषय में कर सकेंगे, समान तत्व हैं तो अधिगम का स्थानांतरण होगा। तो विषय वस्तु में जितना समान तत्व होगा और जितनी विधि की समानता होगी, विषय वस्तु की समानता होगी और विधि की समानता होगी, तो थॉर्नडाइक कहते हैं उतना ही अधिगम स्थानांतरण होगा। इसके बाद आते हैं हम दो तत्वों का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ने बुद्धि का भी सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। और ये जी फैक्टर को उन्होंने सामान्य योग्यता कारक और एस फैक्टर को उन्होंने विशिष्ट योग्यता कारक कहा है। और जी फैक्टर और एस फैक्टर में जी फैक्टर वंशानुक्रम होता है से प्राप्त होता है और एस फैक्टर जो है ये अर्जित योग्यता कारक होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत बताया कि स्थानांतरण जी योग्यता कारक का होता है, एस योग्यता कारक का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे समाजशास्त्र का अध्ययन करने से डेवलप जो सामान्य योग्यता होगी, इसका स्थानांतरण हम राजनीति विज्ञान विषय सीखने में कर पाएंगे, हो पाएगा। लेकिन अगर हम जूता बनाने का काम कर रहे हैं तो वहां उसका स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानांतरण किसी कार्य में, किसी कौशल में
जी फैक्टर का होता है, सामान्य योग्यता का होता है, जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। स्पीयरमैन के इस सिद्धांत को दो तत्वों के सिद्धांत के हम नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत, और सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जुड का है, और ये सिद्धांत 1908 में दिया गया था। और इस सिद्धांत में जुड ने बताया कि बच्चे जब सीखते समय अपने ज्ञान अनुभव से अपना जो अवबोध, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो बना लेते, अपना जो कॉन्सेप्ट बना लेते, अपना जो उससे सामान्यीकृत अंश निकाल लेते, स्थानांतरण उसी सामान्यीकृत अंश का होता है। और इन्होंने एक प्रयोग भी किया, और अपने इस प्रयोग में इन्होंने दो समूह को लिया, और दो समूह को पानी में डूबी हुई वस्तु पर निशाना लगाने को कहा गया। फिर उसके बाद एक समूह को अपवर्तन के नियम का प्रशिक्षण दिया गया, दूसरे समूह को अपवर्तन के नियम का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वो डूबी हुई वस्तु की गहराई में परिवर्तन करके फिर से निशाने लगाने को कहा गया, और देखा गया कि जिन समूह को अपवर्तन के नियम का प्रशिक्षण दिया गया था उनके निशाने अधिक सटीक थे। तो यहाँ वो समूह जो अपवर्तन के नियम को नहीं जानता था वो निशाने सही नहीं लगा पाया, यानी उन समूह ने जिसने निशाने सही लगाए उसने उस अपवर्तन के नियम का सामान्य ज्ञान का जो था उसका प्रयोग करके निशाने में प्रयोग किया। तो ये सामान्यीकरण का सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई ज्ञान को हम अपने अनुभव से उसका जो जनरल एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हर व्यक्ति अपने सीखने समझने का अपना एक सामान्यीकृत उसका सामान्य अंश तैयार करता है। जैसे एक शिक्षक बाल मनोविज्ञान पढ़ता है और कक्षा की समस्याओं के समाधान में उसका प्रयोग करता है। एक शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान लेता है और कक्षा की समस्याओं में उसका प्रयोग करता है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान का सामान्यीकृत जो अंश है, उसका जो सामान्यीकृत नॉलेज है उसका प्रयोग, मतलब जो सामान्यीकरण की योग्यता है, ये जो एक योग्यता होती है ये भी एक प्रकार की मानसिक योग्यता है। और जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्यीकरण की योग्यता होती है वो व्यक्ति उतना अधिक स्थानांतरण कर पाता है। सूझ का सिद्धांत, इसे पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत ही बताता है कि अधिगम का स्थानांतरण उस परिस्थिति में होता है जब एक गेस्टाल्ट का दूसरे गेस्टाल्ट में आरोपण होता है। ये आपको सिद्धांत हमने कोहलर के सिद्धांत में भी बताया था कि जब वो समस्या आती है तो समस्या का व्यक्ति पूर्ण का प्रत्यक्षीकरण करता है, और पूर्ण के प्रत्यक्षीकरण के दौरान उसके अंश की ओर वो जाता है, और प्रत्यक्षीकरण में वो एक धीरे धीरे सोचता है, और सोचते में उस समस्या का समाधान पा लेता है, यानी कि उसमें वो सूझ डेवलप हो जाती है। तो ये सिद्धांत कहता है कि स्थानांतरण सूझ का होता है। जब व्यक्ति किसी विषय को सीखते समय, किसी ज्ञान कौशल को करते समय, सीखते समय, जब उसमें सूझ विकसित हो जाती है तो दूसरी परिस्थिति के ज्ञान कौशल को सीखते समय उस सूझ का वो प्रयोग करके अधिगम का स्थानांतरण करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण सूझ का होता है। अगला सिद्धांत बागले का है, आदर्श का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियल्स। और ये सिद्धांत कहता है कि स्थानांतरण आदर्शों का होता है। जैसे यदि एक गणित का शिक्षक है, वो गणित के क्लास में बच्चों को गणित सिखाते समय शुद्धता और स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखने का निर्देश देता है, और उनका मूल्यांकन इसी आधार पर करता है कि वो लोग कितने स्वच्छता और शुद्धता से अपना काम कर रहे हैं। तो उस विषय में जो बच्चे उस स्वच्छता और शुद्धता का आदर्श सीख रहे हैं उसका प्रयोग बच्चे परीक्षा में, पेपर में भी उसी स्वच्छता और शुद्धता का प्रयोग करके अपने काम को करेंगे। यानी कि जब व्यक्ति में किसी विषय
को सिखाते समय, किसी ज्ञान को सिखाते समय जो आदर्श डेवलप किए जाते हैं, व्यक्ति उन आदर्शों का स्थानांतरण करता है। यदि इतिहास पढ़ते समय राष्ट्र प्रेम की भावना डेवलप होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम का प्रयोग करता है, राष्ट्र प्रेम दिखाता है। तो स्थानांतरण आदर्शों का होता है। एक बार फिर देख लीजिए जिन सिद्धांतों की हमने बात की है उसमें सबसे पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड। दूसरा है सीखना सीखने का सिद्धांत, लर्निंग एंड लर्न थ्योरी। और तीसरा है समान तत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, समान तत्व का। फिर दो तत्व का सिद्धांत जो स्पीयरमैन का है, जी और एस फैक्टर थ्योरी। सामान्यीकरण का सिद्धांत जुड का है। और उसके बाद सूझ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट या थ्योरी ऑफ इनसाइट। और फिर है आदर्श का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियल्स। तो ये जो सिद्धांत हैं ये अपने अपने तरीके से अधिगम स्थानांतरण के तथ्यों की बात करते हैं। कोई भी सिद्धांत इसमें अपने में पूर्ण नहीं है और ये सिद्धांत में अंशतः ही सच्चाई है। अगर यदि इन सब सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया जाए तो वो सिद्धांत वास्तव में एक ऐसा सिद्धांत होगा जो अधिगम स्थानांतरण की पूर्ण व्याख्या कर पाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत बताए हैं उनसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके सिद्धांत के प्रतिपादकों से और इस सिद्धांत में अंतरण किस चीज का हो रहा है इससे। तो हम समझते हैं कि अधिगम स्थानांतरण से संबंधित तथ्यों को आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेल पर या आप कमेंट बॉक्स पर चेक करके आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आज के दूसरे टॉपिक की, अधिगम स्थानांतरण की दशाएं, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वो कौन कौन सी दशाएं होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि अधिगम का स्थानांतरण होगा या उन दशाओं के होने पर अधिगम का स्थानांतरण अधिक होता है। तो आइए देखते हैं। पहला है अधिगमकर्ता की इच्छा। अधिगमकर्ता की इच्छा व अभिरुचि। यानी जो लर्नर है उसका कितना इंटरेस्ट है, उसका कितना विल पावर है, वो कितना डिजायर है उसको अधिगम करने का। ठीक है, तो अधिगमकर्ता की इच्छा या अभिरुचि। आप जानते हैं कि जब कोई सीखना ही ना चाहे तो उसे सिखाया नहीं जा सकता। तो जब सीखने वाला खुद से सीखने की इच्छा करता है तो वो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नया सीखता है। तो उस सीखने के क्रम में उसकी इच्छा जो होती है पूर्व ज्ञान के प्रयोग की, उससे अधिगम का स्थानांतरण होता है। और उसकी अभिरुचि यदि उसके सीखने में है तो भी अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो अंतरण की दशाओं में सीखने वाले की इच्छा या रुचि। दूसरा पॉइंट आता है अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता। अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता से तात्पर्य है कि उसकी कितनी मेंटल एबिलिटी है, कितनी उसमें इंटेलिजेंस है। यदि बुद्धि की मात्रा अधिक है तो अधिगम का स्थानांतरण अधिक होगा, बुद्धि की मात्रा कम है तो अधिगम का स्थानांतरण कम होगा। गैरेट ने अपने अध्ययनों के आधार पर कहा कि जो कम सामान्य योग्यता वाले होते हैं उनकी तुलना में अधिक सामान्य योग्यता वाले व्यक्तियों में अधिगम का स्थानांतरण 20 गुना अधिक होता है। तो मानसिक योग्यता से तात्पर्य उसकी बुद्धि लब्धि से है, और यदि बुद्धि लब्धि की मात्रा अधिक होगी तो अधिगम का स्थानांतरण अधिक होगा, यदि बुद्धि की मात्रा कम होगी तो अधिगम का स्थानांतरण कम होगा। तीसरा है अधिगमकर्ता की शैक्षिक योग्यता। यदि अधिगमकर्ता की
एजुकेशनल एबिलिटी अधिक होगी। एजुकेशनल एबिलिटी से तात्पर्य विषय को रटने से नहीं है, विषय को समझने से है। यदि वो अधिक विषय की समझ रखता होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ उसका सब्जेक्ट में अच्छा होगा, तो उसका अधिगम स्थानांतरण अधिक होगा, क्योंकि जब वो विषय की समझ रखेगा तो वो अगले किसी विषय को सीखने में उसका अधिक प्रयोग कर पाएगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है अधिगमकर्ता की सामान्यीकरण की योग्यता। सामान्यीकरण की योग्यता, अभी आप लोगों ने एक सिद्धांत भी सामान्यीकरण का देखा था, सीएचजुड का, और जनरलाइजेशन की एक योग्यता होती है, किसी में कम या किसी में ज्यादा होती है, और ये योग्यता अपने अनुभवों के आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत बनाने की होती है। जब व्यक्ति किसी नए परिस्थिति में काम करता है, किसी नए विषय को सीख रहा होता है, किसी नए कौशल को सीख रहा होता है, तो पहले जो वो अपने अनुभवों से सीख चुका होता है, जो उसका जनरलाइजेशन करके उन नई चीजों को सीखने में उसका प्रयोग करता है, जितनी अधिक उसमें जनरलाइजेशन की योग्यता होगी वो उतना अधिक अंतरण कर पाएगा, विषय का स्थानांतरण हो पाएगा। फिर आता है अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के बाद अधिगम की विधि। अधिगम की विधि की समानता। यदि अधिगम की विधियों में समानता है, यदि व्यक्ति जिस विधि से एक विषय सीख रहा है या सीख चुका है, उसी विधि का प्रयोग के द्वारा किसी अन्य विषय को सीख रहा है, तो विधियों के समानता के कारण भी अधिगमकर्ता का अधिगम स्थानांतरण अधिक हो जाएगा। जैसे भौतिक विज्ञान या इतिहास विषय में विधि अलग अलग है, तो यहां पर अधिगम स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की विधियों में समानता है, तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण अधिक होगा। तो जब हम किसी विषय को सीखने में विधियां समान होती हैं, तो उसका भी प्रभाव अधिगम के स्थानांतरण पर पड़ता है, और विधियां एक जैसी होने पर अधिगम का स्थानांतरण बढ़ जाता है, और विधियां अलग होने पर स्थानांतरण कम हो जाता है। फिर आता है विषय वस्तु की समानता। विषय वस्तु की समानता, और इससे तात्पर्य है कि जब विषय वस्तु समान होती है, दो विषयों में समानता होती है, जब विषय वस्तु के अंतरण मूल्य अधिक होता है तो वो स्थानांतरण अधिक होता है। जैसे हिंदी और संस्कृत के में विषय वस्तु की समानता है, संस्कृत और बांग्ला में विषय वस्तु की समानता है, तो अधिगम का स्थानांतरण होगा। साइकिल चलाने और मोटरसाइकिल चलाने में विषय वस्तु की समानता है, तो अंतरण होगा। यदि विषय वस्तु अलग अलग है तो फिर अंतरण कम होगा या नहीं होगा। तो जैसे विधियों की समानता में अंतरण विषय अधिगम का स्थानांतरण बढ़ रहा था, उसी तरह से विषय वस्तु की समानता, अभी हम लोगों ने समान तत्वों का एक सिद्धांत भी थार्नडाइक का देखा था, तो वहीं से ये सिद्धांत विषय वस्तु की समानता का आया है कि विषय वस्तु जितनी समान होगी उतना अधिक अंतरण मूल्य होगा। अगला आता है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ माइंड। जितना अधिक प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, जितना अधिक व्यक्ति तार्किक शक्ति या मानसिक शक्ति, एक प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं कि किसी विषय में एक प्रयोग से दूसरी जगह उसका प्रयोग करना, ठीक है, तार्किक शक्ति का या प्रेजेंस ऑफ माइंड का। तो जितनी अधिक प्रत्युत्पन्नमति होगी उतना ही अधिक जो होगा वो अधिगम स्थानांतरण होगा। इसके बाद 8वां आता है विषय वस्तु पर पकड़। विषय वस्तु पर पकड़ अब मतलब अधिकार की मात्रा, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। जितना अधिक अधिकार की मात्रा होगी, जितना अधिक विषय वस्तु पर
पकड़ होगी वो उतना अधिक अधिगम का स्थानांतरण कर पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को किसी वस्तु को सीखने में अधिक से अधिक सीखना चाहिए, उस पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए और उस पर अधिकार होने और उससे पकड़ होने पर वो अन्य विषय को सीखने में, अन्य कौशलों को सीखने में बेहतर कर पाता है, क्योंकि विषय वस्तु की पकड़ उसे इस योग्य बनाती है। इसके बाद आता है विषय का अंतरण मूल्य। विषय का अंतरण मूल्य। इसके बाद आता है अधिगम अंतरण का प्रशिक्षण। अंतरण का प्रशिक्षण। तो ये जो विषय का अंतरण मूल्य है और ये जो विषय वस्तु की समानता है, ये लगभग एक ही जैसे पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में दोनों तरह से आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि विषय का अंतरण मूल्य, जिन विषयों में अंतरण मूल्य अधिक होता है, मतलब हम लोग जिन विषयों को पढ़ते हैं, जैसे हिंदी है और संस्कृत है, अंग्रेजी है और लैटिन भाषा है और इतिहास है, भूगोल है, इसमें अंतरण मूल्य है। तो इस तरह से इन विषयों में अंतरण मूल्य एक जैसा होने पर अधिगम स्थानांतरण अधिक होता है, और यदि विषय में अधिगम स्थानांतरण कम है या अंतरण मूल्य कम है या नहीं है, तो फिर अधिगम स्थानांतरण कम होता है। फिर आता है अंतरण का प्रशिक्षण। ऐसा माना जाता है कि अधिगम का अंतरण का प्रशिक्षण देने पर भी अधिगम स्थानांतरण अधिक होता है। जैसे टीचर किसी सिखाए जाने वाले विषय को बच्चों को ये सिखाए कि उन्हें अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है, कैसे कक्षा में सीखे जाने वाले विषय को अपने दैनिक जीवन में, अपने अन्य क्षेत्रों में जीवन के व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। तो ये अंतरण का प्रशिक्षण होता है, इसे सिखाया भी जा सकता है। तो इस तरह से ये 10 वो कंडीशंस हाईलाइट हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि ये दशाएं अधिगम स्थानांतरण को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। तो इनको समझना आवश्यक है, क्योंकि इनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं, और तीसरे टॉपिक में रोल ऑफ ए टीचर इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक शिक्षक का अधिगम स्थानांतरण में क्या रोल है? अधिगम स्थानांतरण महत्वपूर्ण है। अधिगम स्थानांतरण अधिगमकर्ता में ये योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता कैसे आएगी? तो अंतरण की दशाएं आपने देखी, और उन दशाओं के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर इन दशाओं को अनुकूल बना लिया जाए तो अधिगम अंतरण बढ़ जाएगा। शिक्षक चूंकि छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रहता है, शिक्षक का ये रोल होता है कि वो बच्चों की अधिगम स्थानांतरण में मदद करे। तो शिक्षक अधिगम स्थानांतरण में कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले कि शिक्षक को छात्रों को सिखाते समय पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखाना चाहिए, ताकि वो नए ज्ञान को सीखने में पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना समझे, और फिर पूर्व ज्ञान को समझते हुए नए ज्ञान को सीखना उनके लिए सरल हो जाएगा। दूसरा, शिक्षक को कक्षा में दैनिक और वास्तविक जीवन की समस्याओं को लेकर आना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और वहां से वो उनको देखें, समझें और फिर उसका समाधान उन छात्रों से करवाना चाहिए। तो वो ज्ञान का प्रयोग करना सीखेंगे, समझेंगे। शिक्षक को छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करनी चाहिए सीखने की। शिक्षक को छात्रों की इच्छा अधिगम में बढ़ानी चाहिए, उनको मोटिवेशन देना चाहिए। जब वो सीखने की, उनमें रुचि बढ़ेगी, सीखने की इच्छा बढ़ेगी, अभिप्रेरणा काम करेगी, तो वो बेहतर सीखेंगे और सीखने के लिए वो प्रयास करेंगे, तत्पर होंगे
और वो पुराने ज्ञान का प्रयोग करके आगे नया सीखने के लिए कार्य करेंगे। तो शिक्षक का रोल यहाँ पर भी उनको मोटिवेशन देने का है, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ाने में उनको अभिरुचि और इच्छा पैदा करने का है। इसके बाद शिक्षक की जिम्मेदारी है कि विधियों की समानता का प्रयोग करे, कि किसी चीज को सिखाने में एक जैसे विषयों में समान विधि रखे ताकि उनका अधिगम स्थानांतरण बढ़े। उन्हें विषयों का आंतरण मूल्य बच्चों को बताना समझाना चाहिए ताकि विषय के स्थानांतरण में वो उसका भी महत्व तो समझ सकें। इतिहास और जैसे भूगोल है, विषय का अंतरण मूल्य है, कैसे एक विषय दूसरे विषय से रिलेट है, इसको समझाते हुए किसी विषय वस्तु को पढ़ना और समझना चाहिए। इसके साथ साथ जो शिक्षक छात्रों में सामान्यीकरण की योग्यता का विकास करे। सामान्यीकरण की योग्यता अधिगम स्थानांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है और शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि छात्रों को सामान्यीकरण की योग्यता कैसे बच्चे अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सके, कैसे उस सामान्य नियम बना सके, सिद्धांत बना सके, उसको सिखाना चाहिए और उसका प्रयोग करना सिखाना चाहिए। शिक्षक को छात्रों में दैनिक जीवन में सीखे जाने वाले ज्ञान को प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। इससे जीवन में बच्चे जो क्लास में सीख रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे। टीचर इस बात को मोटिवेट करे और उनसे इस बात का फीडबैक ले कि जो वो सीख रहे हैं उसका कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो उनमें इसके साथ ही साथ देखिए, जब वो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है तो भी अधिगम स्थानांतरण का ध्यान रखा जाता है और शिक्षा के सभी उद्देश्यों में ये एक उद्देश्य छिपा रहता है कि बच्चों में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की योग्यता विकसित करनी है। जब शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात आती है तो पाठ्यक्रम में भी अधिगम स्थानांतरण का महत्व होता है। वो छुपा रहता है कि बच्चे कोई चीज सीखें, उसका अपने जीवन में प्रयोग करें, थ्योरी पढ़ें, उसका प्रैक्टिकल देखें, व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करें। इसके साथ साथ शिक्षण विधियों के चयन में भी अधिगम स्थानांतरण का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक का दायित्व है। परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए, बच्चों की शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहिए, विषयों को रट कर नहीं, विषयों को समझकर सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अधिगम का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। अगर बच्चा ये सीख गया, अपने जीवन में सीखे जाने वाले ज्ञान का जीवन में प्रयोग करना सीख गया, तो वो प्रगति और विकास कर सकता है, क्योंकि उसका सीखना उसके प्रगति और विकास से संबंधित है। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं और फिर किसी नए टॉपिक पर अगली क्लास में बात होगी। तब तक गुड बाय।